सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हमें रीट टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन देख सकेंगे। इस टेस्ट में पाठ्यक्रम में 3 टॉपिक रखे गए हैं: संधि, पर्यायवाची शब्द और तीसरा टॉपिक शिक्षण विधियाँ। 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं और 15 प्रश्न हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची हैं। पहला विकल्प देखो, कृशाणु, पावक, अनिल, जातवेद, वैश्वानर। ये सारे शब्द हैं वो अग्नि के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये एक नहीं है अनिल। अगर ये अनल होता तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द इतने रीट के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा देखिए, विपिन, अटवी, कानन, कांता, दाव। कांता को छोड़कर सभी जंगल या वन के पर्यायवाची शब्द हैं। दाव है वो भी वन को कहते हैं। दावाग्नि वन में लगने वाली आग को कहते हैं। कांता सुंदर स्त्री को कहते हैं। पत्नी को भी कांता कहते हैं। तो कांता है वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। अगर ये कांतार होता तो वन का पर्यायवाची शब्द होता, इसलिए ये विकल्प भी नहीं होगा। तीसरा देखो, पीयूष, शुद्ध लिखना सीखना है। दोनों मात्राएं बड़ी हैं। सोम, सुधा, अमीय, अमी, ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए तीसरा उत्तर होगा सी, अमृत तत्समय और अमीय तद्भव है। ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा देखो, घोटक, घोड़ा का तत्सम रूप है। घोड़ा तद्भव और घोटक तत्सम। तुरंग, ये हे नहीं है, हे मानी घृणास्पद। और ये अगर होता है तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता। संधव में ए प्रत्यय, सिंधु जोड़ ए, वाजी, बाजी, ये सभी हैं वो घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कुछ जगह आपको वाजी मिलेगा, कुछ जगह बाजी। तो जब तक जय के नीचे बिंदु नहीं आए तब तक वो घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसमें हे नहीं है। यहाँ 3 प्रश्न और भी बनते हैं। जैसे पहले में ये बन जाएगा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अनिल नहीं है। दूसरे में वन का पर्यायवाची शब्द कांता नहीं है। और तीसरे में घोड़े का पर्यायवाची शब्द है वो हे नहीं है। पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न है, इसमें उत्तर होगा सी। दूसरा देखो, सर्वशुद्ध पर्यायवाची शब्दों वाला विकल्प है। तो पहला विकल्प है दामिनी, क्षण प्रभा, चंचला, मयूख। ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मयूख नहीं है। मयूख किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण के अन्य पर्यायवाची शब्द है कि मरीची होता है, री बड़ी और ची छोटी। अंशु होता है, कर होता है, कला होता है। ये किरण के पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए अंशुमाली, अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। अंशुमाली ये एक भिन्न है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। रजनीचर, तमचर, सुरारी, दैत्यारी, तो इसमें दैत्यारी नहीं है, ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। बाकी तीनों हैं वो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। असुर मानी राक्षस, सुर का विलोम। तो ये दैत्यारी देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देव होता है, सुर होता है, देवता होता है। देवता में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछते हैं तो संस्कृत में देवता पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है और हिंदी में पुल्लिंग है। तो देव के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रखने। विबुद्ध भी कहते हैं।
ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक डिफरेंट हो गया। ईला, मेदिनी, मही, अचला, वसुंधरा ये सभी धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। वसुधा भी धरती का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा जोड़ेव, वसुधैव ये धरती के पर्यायवाची शब्द होंगे। मही में लिखना आपको ये संधि में काम आएगा, तो है में ई की मात्रा बड़ी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। अचला भी कहते हैं किसको? अचल पर्वत को और अचला पृथ्वी को। तो इसमें उत्तर कौन सा हो गया? सी हो गया। सरवरी, यामिनी, तमिश्रा, श्यामा, सौमित्री। इसमें सौमित्री है वो रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अन्य रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें यामिनी चांदनी रात को कहते हैं, तमिश्रा अंधेरी रात को कहते हैं, राका भी पूर्णिमा की रात, चांदनी रात को कहते हैं राका। ऐसे ही रजनी होता ही है, रजनी है वो इसका पर्यायवाची शब्द है ही रजनी। रजनी है, रात्रि तत्सम है और रात तद्भव है। इसी में आगे देखो निशीत है वो आधी रात को कहते हैं। निशीत का अर्थ क्या है? आधी रात। आधी रात को निशीत कहते हैं। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये आधी रात। तो इसमें कॉमन रीट में कॉमन शब्द ही पूछते हैं, तो रजनी, निशा मानी भी रात्रि, ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि सौमित्री है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मण का है। लक्ष्मण है वो ऐसे लिखेंगे क्षय आदा, इसका तद्भव रूप है वो होगा लखन। लक्ष्मण का क्या होगा? लखन होगा। रामानुज भी कहते हैं। उत्तर दूसरे में सी। तीसरे में देखो सर्वशुद्ध पर्याय वाला विकल्प है। ईहा, कामना, लालसा, अभिलाषा, आकांक्षा सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। इच्छा ऐसे लिखते हैं, इच्छा के पर्यायवाची शब्द। इसमें एक जो शब्द आता है तमन्ना, तो तमन्ना है वो विदेशी शब्द है। दूसरे में देखो अनिल, समीर, वात, बयार ये सभी हैं वो हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पावन नहीं है। हवा विदेशी शब्द है। पावन है वो पावन, पवित्र। ये अगर पवन होता तो हवा का पर्यायवाची शब्द हो सकता था। नीरद, वारिद, पयोद, पयोधर ये मेघ है। ये देखिए मेघ नहीं है, ये ध है। ध ऐसे ही प्रिंट होता है, तो इसमें मेघ का अर्थ यज्ञ होता है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। बाकी अगर जल के पर्यायवाची शब्द में द जोड़ देंगे तो सभी किसके बनेंगे? बादल के बनेंगे। जैसे वारिद, नीरद, पयोद, जलद। जलद भी क्या होता है? बादल होता है, जलद। अम्बुद भी बादल। और पयोद इसमें विसर्ग संधि है, पय है जोड़ द। पयोधर बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें ये नहीं होगा, तो उत्तर नहीं है ये। अग, नग, शैल, अचल, गिरी ये गिरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये गिरी है वो जैसे कोई भी फल है उसका गुदा है उसको गिरी कहते हैं, तो ये इसमें भिन्न हो गया। ये अगर ऐसे होता तो इसका पर्यायवाची शब्द होता। तो ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द है अन्य ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द। तो सर्वशुद्ध पर्याय वाला विकल्प पहला है। माता के समानार्थी शब्द है आली, सहचरी, सैरेंद्री ये सखी के पर्यायवाची शब्द है। सखी। तनय, तनुज, सुत, नंदन ये सारे के सारे पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। पुत्र तत्सम होता है और पूत तद्भव होता है। पूत है वो क्या है? ये तद्भव है। इसमें अगर हम आ की मात्रा लगा दें 3 में तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, जैसे तनया, तनुजा, सुता और ये नंदिनी पुत्री के पर्यायवाची शब्द। ऐसे जो है ना वो आत्मज है, ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। और अगर इसमें
हम आ की मात्रा लगा दें, आ उपसर्ग लगा देंगे, आ उपसर्ग भी है इनमें, ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। जननी, प्रसु, अम्बा, धात्री, ये सभी जो है वो माता के पर्यायवाची शब्द है। धात्री है वो धाता का स्त्रीलिंग रूप भी है, तो माता के सभी ये पर्यायवाची शब्द होंगे। मातृ शब्द मूल शब्द होता है। भ्राता, बंधु, सहोदर, सैगर्भा, ये सभी हैं वो भाई के पर्यायवाची शब्द हैं। भाई तद्भव होता है और भ्राता तत्सम होता है। सहोदर का विलोम अन्योदर होता है, दोनों में गुण संधि है, अन्योदर यानी अलग अलग माँ के बेटे, तो वो अन्योदर होता है। इसमें उत्तर देख लो एक बार फिर, माता के समानार्थी शब्द है तो सी, जननी, प्रसु, अम्बा, धात्री। 5वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द कमल के पर्याय नहीं है? इसमें नहीं है तो यहाँ आपको क्रॉस करना है कि हमें नए होने वाला छांटना है। और किसके? कमल के। कमल के पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। उत्पल, कंज, अंज, अर्क, बंधु। अर्क मानी सूर्य, क्योंकि सूर्य का बंधु होता है। नलिन, ये सभी हैं वो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। उत्पल है वो कमल होता है और उपल पत्थर होता है। उपल है वो क्या है? पत्थर है। इंदिवर नील कमल को कहते हैं। पुंडरीक श्वेत कमल को कहते हैं। राजीवी नील कमल को कहते हैं। कोकनद श्वेत लाल कमल को कहते हैं। कोकनद वो क्या है? लाल कमल। ये अलग अलग इसमें होंगे, तो ये भी सारे हैं वो किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। शतदल, दल मानी पत्र, इसलिए शतपत्र दोनों एक ही हैं। सरसिज तालाब में जन्मने वाला, सरोरु है तालाब में जन्मने वाला, ये सभी भी किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। एक सरोरु है और एक शिरोरु है। शिरोरु है का अर्थ होता है बाल, यानी सिर में उगने वाले, तो सरोरु है और शिरोरु है का ध्यान रखें। सरोज ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन बाकी तीनों नहीं है। इस विकल्प की खास विशेषता ये है कि विसर्ग संधि के उदाहरण है। सरह जोड़ जय, मनह जोड़ जय, उरह जोड़ जय, शिरह जोड़ जय। शिरोज बाल को कहते हैं, यानी सिर में उगने वाले या जन्मने वाले, उत्पन्न होने वाले। वक्षोज, उरोज को ही कहते हैं। उरोज स्तन का पर्यायवाची शब्द है, तो वक्षोज और उरोज स्तन के पर्यायवाची शब्द है। स्तन में आप ध्यान रखें, स्तन का अर्थ है दूध और स्तन्य, स्तन का अर्थ तो है स्तन। स्तन जैसे ये कुछ, और स्तन्य का अर्थ दूध है। इसका अर्थ क्या? दूध। दूध है वो तद्भव है और दुग्ध है वो तत्सम है। तो कौन से में नहीं है? सभी पर्याय डी में नहीं है, डी उत्तर होगा। किस विकल्प में पत्थर के पर्यायवाची शब्द है? सुमन, प्रसून, कुसुम, पुहुप, पुष्प, ये फूल के पर्यायवाची शब्द है सारे के सारे, पत्थर के नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसून वाला अगर नए हटा दें तो प्रसु का अर्थ माता होता है, सु का अर्थ भी माता होता है। सु मानी माता। अम्बा माता, अम्ब भी, अम्ब और अम्बा। हस्त, कर, पाणी, पाणी में नए में ई की मात्रा छोटी है। भुजा, ये हाथ के पर्यायवाची शब्द है। हस्त है वो तत्समय और हाथ तद्भव है। प्रस्तर, पाषाण, उपल, अश्म, सारे पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रस्तर है वो क्या होता है? प्रस्तर तत्समय और पत्थर तद्भव है। ऐसे पाषाण तत्समय और पाहन तद्भव है, दोनों का खास ध्यान रखें। तो ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। मारुति, यहाँ ई प्रत्यय, मरुत जोड़ ई। मरुत मानी हवा, पवन पुत्र है इसलिए पवन सुत कहा गया है। अंजनी के पुत्र हैं, यहाँ ए प्रत्यय है, अंजनी जोड़ ए, आंजनेय। वज्रांग तत्सम है और बजरंग तद्भव है। ये हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। हनुमान जी में हनुमान दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो ये, दूसरा यहाँ मात्रा बड़ी भी हो सकती है, हनुमान, और नए हल आएगा। ये दोनों शुद्ध लिखने में ध्यान रखें।
तो यहाँ पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं वो सी वाला, ये पत्थर हो गया, ठीक है। पत्थर है वो शैल, शैल पर्वत को कहते हैं, इसलिए शैलज ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। 7वां प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? पर्याय नहीं है तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे। निशाकर, निशानाथ, मृगांक, राकापति, हिमांशु, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये तो विकल्प उत्तर नहीं होगा। मृगांक, मृग जोड़ अंक, यहाँ अंक का अर्थ गोद है, एक अंक का अर्थ संख्या होता है, एक अंक का अर्थ दाग या कलंक होता है। मृगांक है, ऐसे ही शशांक है, शश जोड़ अंक। दीर्घ संधि के उदाहरण है दोनों। ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा में आपको ये भी ध्यान रखना है कि रात्रि के पर्यायवाची शब्द में कर जोड़ दें, जैसे रजनीकर, क्षपाकर, क्षपा मानी रात्रि, क्षपाकर मानी चंद्रमा, तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे। चांद तद्भव होता है और चंद्र तत्सम होता है। चंद्र और चंद्रमा दोनों ही क्या है? तत्सम है। चांद के पर्यायवाची शब्द है। आदित्य, अर्क, आदित्य में ये प्रत्यय है, ये देखो एदिति जोड़ ये क्या बनेगा? आदित्य। आदित्य किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द। अर्क भी किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द। दिन जोड़ ईश, दिनेश में गुण संधि है और ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अंशुमाली है ही, अंशु के स्थान पर मरीचिमाली भी हो सकता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। पतंग भी किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द। दूसरा है वो, इसमें पतंग है वो अनेकार्थक शब्द है, हरि को भी सूर्य कहते हैं। बाकी ये जो सीधे सीधे हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भास्पति। भाय मानी प्रकाश, भाय का अर्थ प्रकाश होता है, तो प्रकाश करने वाला सूर्य होता है। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य तत्समय और सूरज बड़ा ऊ, सूरज तद्भव है, और सूर्य है वो क्या है? तत्समय। तो सूरज और सूर्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं बी वाले विकल्प में। बी में सूर्य के पर्यायवाची शब्द। भूताक्ष है वो भी सूर्य को कहते हैं। आभा, प्रभा, द्युति, आलोक, दीप्ति, सभी प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकाश का विलोम अंधकार होता है, आलोक का विलोम तम यानी अंधेरा, आलोक का तम या अंधकार होता है। तो ये सभी हैं वो प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो तीनों में कोई भी ऐसा विकल्प यानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसका पर्यायवाची नहीं हो। कौमुदी, ज्योत्सना, कलानिधि, चंद्रमरीचि, ये सभी के सभी हैं वो चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन कुमुदिनी नहीं है और इसको शुद्ध लिखना सीखना है। कुमुदिनी होता है, कुमुद, कुमुदिनी, ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सभी है वो चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। चांदनी है वो तद्भव है और चंद्रिका तत्सम है। चंद्रिका है वो क्या है? तत्सम है। इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि डी में ये डिफरेंट हो गया। अंबूर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये 7 प्रश्न है वो पर्यायवाची शब्दों से संबंधित थे। अब 8 प्रश्न है वो संधि से संबंधित है। अंबूर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा। अंबु जोड़ ऊर्मी, जहां भी आपको किसी भी शब्द के अंत में ये स्थिति दिखे तो आपको ऊर्मी करना है, ऊ बड़ा करना है। ऊर्मी मानी तरंग, लहर, वीची, वीची भी लहर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें अंबु जोड़ ऊर्मी, तो ये जो विकल्प है वो डी होगा। अंबु जोड़ ऊर्मी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, उसमें आपको बताया हुआ कि दीर्घ संधि संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में
आपको ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ समान स्वरों का मेल होता है। ए और आ समान होते हैं, छोटी ई और बड़ी ई समान होते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समान होते हैं। ये परस्पर छोटे बड़े कैसे भी आगे पीछे आते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में 3 मात्राएं टूटती हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये 3 मात्राएं हैं वो दीर्घ संधि में टूटती हैं, दोनों मिलकर के एक दीर्घ मात्रा बन जाते हैं, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें मात्राओं का ध्यान रखना है। दीर्घ संधि में अपंग, मार्तंड, सारंग, विश्वामित्र ये इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। विश्वामित्र का संधि विच्छेद विश्व जोड़ मित्र होगा। तो ये सारे दीर्घ संधि के अपवाद कहे जा सकते हैं। यहाँ विकल्प होगा डी, अंबु ऊर्मी। अंबु जल को कहते हैं यानी जलोर्मी। जलोर्मी कहेंगे तो संधि बदल जाएगी, जलोर्मी और गंगोर्मी। जलोर्मी और गंगोर्मी ये दोनों गुण संधि के उदाहरण हैं। जल जोड़ ऊर्मी और गंगा जोड़े ऊर्मी। ऊर्मी शब्द है वो इंपॉर्टेंट है और इसका आपको ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द दीर्घ संधि के उदाहरण हैं? तो इसमें पहला है वो देखो यथेष्ट, यथा जोड़ ईस्ट, गुण संधि है। जलोर्मी बताई दिया आपको। देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र, इंद्र में ई छोटी, इंद्र को देवेंद्र कहते हैं, सुरेश कहते हैं, देवेश कहते हैं। सुरेश सुर जोड़ ईस, सुरेश। रमेश में रमा जोड़ ईस। अगर ये कमलेश हो तो कमल जोड़ ईस नहीं होगा, कमला जोड़ ईस। मिथिलेश हो तो मिथिला जोड़े ईस, मिथिलेश। गंगोर्मी, गंगा जोड़ ऊर्मी बता दिया आपको। कर्णवर्षी सी के ऊपर ये रह आ जाए तो आपको ऋषि करना है। कर्ण जोड़े ऋषि। ऋषि वाले उदाहरण गुण संधि के उदाहरण होते हैं। कर्णवर्षी है, सप्तर्षि है, महर्षि है, देवर्षि है, राजर्षि है, ब्रह्मर्षि है। ये सभी शब्द हैं वो गुण संधि के उदाहरण हैं। महेश महाजोड़ ईश शिव का पर्यायवाची शब्द है और ये महेश, गणेश, दिनेश इन सब में गुण संधि है। ए या आ के बाद में गुण संधि में हम जानते हैं कि ए या आ के बाद में ई आने पर ए बनता है और ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आने पर ओ बनता है। तीसरा इसमें और है ए या आ के बाद में री आने पर अर बनता है। ये अर वाला है, ये ऋषि वाले शब्द होते हैं। इसके अलावा री में आपको और भी ध्यान रखना है और वो क्या रखना है कि एक ऋतु शब्द होता है, एक ऋण शब्द होता है। इन दो का और ध्यान रख लो। जैसे महाजोड़ ऋतु तो ये काट देंगे ऊपर रे और यहाँ ए की मात्रा, तो शब्द वो क्या बनेगा महर्तु। ऐसे जो है ना वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षा जोड़े ऋतु, वर्षर्तु, ये शब्द इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्षर्तु टू के ऊपर भी रहे। तो ये सारे जो हैं वो ऋतु वाले शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। वसंत जोड़ ऋतु, वसंतर्तु। शिशिर जोड़ ऋतु, शिशिरतु। ग्रीष्म जोड़ ऋतु, ग्रीष्मर्तु। ऐसे ही महाजोड़ ऋण, महर्ण। महर्ण का विलोम उत्तम ऋण है, उत्तम जोड़ ऋण। ये सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। तो पहला विकल्प है ये गुण संधि से संबंधित है, ऐसे इसको डिजाइन किया गया है। दीर्घ संधि देखो पहले आ गई, गुण संधि के बारे में आपको बता दिया। दूसरा देखो अन्नाभाव, अन्न जोड़ अभाव, ए और ए मिलकर के आ बना, ये दीर्घ संधि है। गिरिंदर, गिरीश, दोनों में गिरी होगा और री छोटा होगा। गिरिंदर, गिरीश, गिरीश में ये ईश हो जाएगा। दोनों ही किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शिव के, और यहाँ दीर्घ संधि है। रजनीश में रजनी जोड़ ईश, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। भानु जोड़ उदय, नू छोटा।
भानु का उदय, सूर्योदय में गुण संधि हो जाती है, तरुणोदय में गुण संधि हो जाती है, सूर्योदय में सूर्य जोड़ उदय, तो भानुदय दीर्घ संधि का उदाहरण है। भूर्जा, जा के ऊपर आने पर ऊर्जा करेंगे और शब्द क्या बनेगा, भू जोड़े ऊर्जा, भूर्जा, ये दीर्घ संधि है। वधूत्सव, वधु में ध में ऊ की मात्रा बड़ी लिखें, उत्सव में ऊ छोटा, वधूत्सव, वधूत्सव है वो भी दीर्घ संधि का उदाहरण। शांत, ये से तीसरा आएगा, ये ध्यान रखना है, से जोड़ अंत, जिन शब्दों के अंत में तय, कै, से, ग, ये जहां भी आते हैं तो इनसे पहले अगर अनुस्वार आ जाए तो आपको ए लिखना है, अंत बनेगा, अंक बनेगा, अंश बनेगा, अंग बनेगा, तो ये सभी हैं वो दीर्घ संधि में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। शांत का विलोम शब्द अनंत होता है, अनंत ऐसे भी लिख सकते हैं, शुद्ध ये माना जाएगा, दोनों आने पर अनुस्वार वाला माना जाएगा, तो अनंत शांत का विलोम शब्द है और इसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दूसरे विकल्प में ये दीर्घ संधि। महोषध, महाजोड़ औषध, ये औषध और औषधि में औ लिखें, ये ध्यान में रखना है। ये वृद्धि संधि में पहुंच गए हम। वृद्धि संधि है, उसमें ऐ और औ दो मात्राएं होती हैं। ए या आ के बाद में ए या आई का प्रयोग करने पर आई बनता है। ये आई है, इसका मतलब वो ऊपर दो मात्राएं, जैसा कि इन सब में आ रही है, इन सब में ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं। दूसरा है, इसमें ए या आ के बाद में ओ या औ आने पर औ बनेगा, ये औ। यहाँ देखो, महोषध, महाजोड़ औषध, एक जोड़ एक, परमेश्वरी है वो इसमें सही नहीं लिखा हुआ है, ये मैं के ऊपर दो मात्राएं आएंगी, यानी आप करेक्ट कर लें इसको, परमेश्वरी। यहाँ लेकिन एक प्रश्न है वो और बन सकता है, ये हो जाएगा परम जोड़े ऐश्वरी, परमेश्वरी। इसमें मैं के ऊपर दो मात्राएं होंगी, परमेश्वरी है, और ये वृद्धि संधि है। परम में मैं में हल्का निशान न लगाएं। परमोदार्य अगर होता तो ये देखो, परम जोड़े औदार्य, औ आएगा। परमेक्य होगा तो परम जोड़े ऐक्य, ऐक्य में आई आएगा। महोजस्वी, वनौषध है, इसमें वन जोड़ औषध हो जाएगा, ये सदा जोड़ एव होता ही है, सदा जोड़े एव। ऐसे ही तथेव होगा, तथा जोड़ एव, इससे क्या बनेगा, तथेव, ये तथेव है। महोजस्वी, महा जोड़ ओजस्वी, इसमें ध्यान रखें औ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंत में ये और इक प्रत्यय नहीं है। परमोज, परम जोड़ ओज, परमोज। महेश्वरी है, इसमें महाजोड़ ऐश्वर्य, ए के ऊपर मात्राएं, ये देखिए आप। इसमें ये ध्यान रखें कि एशना में ए के ऊपर मात्रा नहीं होती और बाकी इसमें सब में होगी। जैसे शब्द है पुत्रेशना, तो ये पुत्र जोड़े एशना, पुत्रेशना, सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। नद्यागम, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है, नदी जोड़ आगम, यण संधि है। यण संधि में देखिए आप, ई या ई के बाद में भिन्न स्वर हो, यानी ई न हो, तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि ई का ये बनता है, ये विश्लिष्ट संधि है, प्रश्लिष्ट। तीन संधियां वो संश्लिष्ट होती हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि, इन दोनों में दो दो स्वर मिल जाते हैं, इसलिए वो क्या है, संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट। सलिष्ट शब्द है वो अनेकार्थ शब्दों को कहते हैं। सलिष्ट मानी जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, सलिष्ट कहते हैं। अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, इति जोड़ आदि, प्रति जोड़ एक, सु जोड़ अच, ये सु जोड़े अच, इसमें सु उपसर्ग भी है। स्वागत, सु जोड़ागत, अन्वेषण, अनुजोड़ेषण, अनुजोड़े एषण। अत्युष्म, अति जोड़े उष्म, सभी यण संधि के उदाहरण हैं।
तो ये यण संधि के होंगे। जैसे यद्यपि, यदि जोड़े अपि, यद्यपि, ये सारे यण संधि के। एक बार फिर से देख लें, हमारा प्रश्न है दीर्घ संधि के उदाहरण है, तो बी होगा उत्तर। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ए वाले गुण संधि के हैं, सी वाले वृद्धि संधि के हैं और डी वाले यण संधि के। यानी स्वर संधि के 4 भेदों का अभ्यास यहाँ इस 9वें प्रश्न में हो गया है। किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? यहाँ आपको एक देखना है कि स्वर संधि हमने पढ़ी तो उसमें एक संधि रह गई, अयादि संधि। अयादि संधि है, उसमें आप ध्यान रखें कि अगर ए या आई के बाद में कोई भी स्वर हो तो ए या आई का अय बन जाता है, और यहाँ ओ या औ के बाद में कोई भी स्वर हो तो ओ या औ का, इसमें आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देखें, ये थोड़ा ठीक नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ बता दिए मैंने। तो ये देखिए, आप एक फिर से देखें, ए के बाद में कोई भी स्वर है तो ए का अय बनेगा, और आई के बाद में कोई भी स्वर है तो आई का आय बनेगा। ऐसे ही जो है वो ओ के बाद में कोई भी स्वर है तो ओ का, बाद वाले का नहीं, औ बनेगा, और यदि औ के बाद में कोई भी स्वर है तो औ का आओ बनेगा। इन सब में आप देख रहे हैं कि ये और वैसे पहले ए या आ की मात्रा आ रही है। तो ऐसा शब्द जिसमें ये और वैसे पहले ए या आ की मात्रा हो वो अयादि संधि का उदाहरण होता है। अयादि संधि के उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे नयन, ने जोड़ अन। ऐसे ही अगर ना हो तो जैसे नायक तो नई जोड़े अक, नायक। ऐसे ही पवन, पो जोड़े अन, ये पवन। ए पावक, पऊ जोड़े अक, ये पावक। नायिका, नई जोड़े इका, ई बड़ी नहीं करनी है, ये मात्रा जो होगी वो की वही रखनी है आपको। नाविक, नौ जोड़े इक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नाविक। भावुक, भऊ जोड़ उक से क्या बना, भावुक बना। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि ए के बाद में अगर भिन्न स्वर हो, ए का मतलब यहाँ एक ऊपर मात्रा से, आई का मतलब ऊपर 2 मात्रा से, तो ये एक मात्रा अगर हो तो हम क्या करेंगे, अय करेंगे। आई होने पर क्या करेंगे, आय करेंगे। ओ होने पर क्या करेंगे, औ करेंगे। औ होने पर क्या करेंगे, आव करेंगे। ये अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। दोनों में अंतर करना है आपको, यण संधि में और अयादि संधि में। तो यण संधि है उसमें तो ये और वैसे पहले आधा होगा, जबकि अयादि संधि में ये और वैसे पहले ए या आ की मात्रा होगी। 10वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं हैं? क्रॉस करेंगे। अजंत तीसरा व्यंजन हो तब आप उसको पहला बना के देख लें, हल कर दें, संधि विच्छेद हो सकता है। तो अजंत देखो, जय, जय का पहला क्या है, चय, तो अच जोड़ अंत, अजंत। यानी अच का अर्थ है स्वर, स्वर हो अंत में जिसके, जैसे ये सभी शब्द हैं वो अजंत हैं, ये हलंत नहीं है, जबकि यहाँ ये अच है वो हलंत है। वागीस, वाक जोड़ीस, वाक जोड़े ईस। ऐसे ही अगर ये होता वाक जोड़ जाल, ये वाग जाल। वागीस, वागीश्वरी भी हो सकता है, वागीश्वर भी हो सकता है, सब में वाक आएगा। वाक जोड़े ईश्वर। वागदान में भी वाक जोड़े दान, वागदान सगाई को कहते हैं, वाक के द्वारा दान। सद्वाणी, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में, सद्वाणी, तो दय का तय कर देंगे, सतवाणी। सप दय, पे का बे बन जाएगा। एबिंदन, ये अप जोड़ ईंधन। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग, अपमानित जल,
तो समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र को भी अबिंदन कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को भी क्या कहते हैं? अबिंदन कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग यानी वाडवाग्नि। तद्रूप, तत् जोड़ रूप, ये दया गया तो यहां में तत् मानना पड़ेगा, तद नहीं करना है। यहां भी तय का दय बना है और पय का बय, इन सब में प्रथम वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदला है। पहला नियम भी व्यंजन संधि का यही है कि यदि प्रथम वर्ण यानी कै च टे तय पे के बाद में तीसरा, चौथा, ये रे लवे है, इनमें से कोई या फिर कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। प्रथम वो किस में बदलेगा? तीसरे में, यानी कै गे में, च जय में, टे डे में, तय दे में और पै बे में बदलेगा। वही यहाँ संधि थी। ये पहला नियम था प्रथम वर्ण का। दूसरा देखिए वांग्मय, इनमें आप देख रहे हो दो पंचम लगातार है, वहां आपको प्रथम करके देख लेना है। तो ये वाक जोड़ मय, ये शुद्ध लिखने में ज्यादा पूछ सकते हैं, ङ के नीचे हल्का निशान है। अमय, अप जोड़ मय, जगत जोड़ नाथ, सट जोड़ मास, षणमुख हो तो ये ण है षणमुख, ये क्या होगा? सट जोड़ मुख षणमुख। षणमुख है वो कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही षण मातुर हो तो सट जोड़े मातुर। यहां नियम है वो दूसरा है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण आ जाए, इसके बाद में पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदल जाता है, अपने पांचवें में बदलेगा। यानी कै ङ में, च ये में, टे ण में, तय न में और पै मैं में बदलता है। ये प्रथम वर्ण का नियम है। ये देखो आप है मनोविराम, मनोनुकूल, ये सोभिलाषा, ये व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है, ये सभी हैं वो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। जैसे मन है जोड़ विराम, ये आपको कहीं भी मैं के बाद में न मिल जाए तो विसर्ग लगा के देख लें, विसर्ग के स्थान पर ओ बनाए। ये विसर्ग संधि का पहला नियम है। यदि विसर्ग से पहले ए की मात्रा हो और बाद में ए या घोष व्यंजन हो, घोष व्यंजन का मतलब है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ए सहित विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। तो मनोविराम, मन है जोड़ ए विराम, मनोनुकूल, मन है जोड़ अनुकूल, ये सो विलासा, ये से है जोड़ अभिलाषा, सभी हैं वो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। मनोज, मन है जोड़ जय, सरोज, सर है जोड़े जय, मनोविज्ञान, मन है जोड़े विज्ञान। इसमें मनोकामना, अधैपतन, मनोप्रसाद, ये गलत है, ये संधि के नियम अनुसार नहीं है। 2007 में मनोकामना शब्द है, उस पर प्रश्न पूछा जा चुका है 3rd ग्रेड में। तो यहाँ जो है वो मनोकामना अगर लिख भी दिया जाए तो ये नियमानुसार नहीं है, क्योंकि कै पहला वर्ण है, हमें यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लेवे है में से कोई चाहिए, क्योंकि विसर्ग के बाद में घोष होने पर ही ओ बनता है। तो शुद्ध कैसे लिखेंगे? मन है कामना, ये इसका शुद्ध रूप है, लेकिन प्रचलित है वो मनोकामना है, तो वो नियम के विरुद्ध है, नियम के अनुसार नहीं है। ऐसे ही मनोप्रसाद गलत है, मन है प्रसाद सही है, अधोपतन गलत है, अधैपतन सही है। ये विसर्ग संधि का पहला नियम था। किस विकल्प में आगम संधि के उदाहरण है? तो हिंदी में आगम है वो 3 होते हैं, एक तो चय का आगम होता है, मूर्धन्य शय का आगम होता है और दंत्य शय का आगम होता है। चय का आगम कहाँ होता है? यदि पहले कोई मात्रा या स्वर हो, किससे पहले? छय से पहले, तो वहाँ चय का आगम हो जाता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें किसी में नहीं, इसमें जो है ना वो ये देखो परिच्छेद और अनुच्छेद, यहाँ छः से पहले चय का आगम हो रहा है। यह आगम संधि के उदाहरण है। चय का आगम तभी होता है यदि स्वर के बाद में छः हो, तो छः से पहले चय का आगम हो जाता है। तो ये परिच्छेद, अनुच्छेद, ये आगम संधि के उदाहरण है। अनुजोड़ छेद, इसमें से संधि विच्छेद करते समय चय को हटाना है,
और ऐसे ही परिजोड़ छेद, यहाँ च है उसको तय में नहीं बदलना है, नए विसर्ग लगाना है। तो अनुच्छेद और परिच्छेद, ऐसे विच्छेद आ जाए तो वी जोड़ छेद, और च का आगम हो जाएगा। शब्द कैसे लिखा जाएगा? विच्छेद ऐसे लिखा जाएगा। आच्छादन, आ जोड़ छादन, ये शब्द कैसे बनेगा? आच्छादन बनेगा। ऐसे ही आच्छन्न, आ जोड़ छन्न, आच्छन्न, आच्छन्न होगा। दूसरा शय का आगम, मूर्धन्य शय का आगम। इसका आगम कब होता है? जब प्री के बाद में कृष्य बनने वाला कोई शब्द आ जाए। कृष्य कौन कौन से शब्द बनते हैं? कार बन जाएगा, करण बन जाएगा, कृत बन जाएगा, कृति बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। ये कृष धातु से बनने वाले हैं। ये अगर प्री के बाद में आए तो दोनों के बीच में शय का आगम हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे, विसर्ग भूल कर नहीं लगाना है, परिजोड़ कार होगा। परिष्कार संस्कार का पर्यायवाची शब्द है। परिष्कार माने परिमार्जन। ये एक ही प्रकार के शब्द इसमें मिलेंगे। परिष्कृत आए तो परिजोड़ कृत, परिष्करण आए तो परिजोड़ करण। तीसरा आगम होता है दंत शय का, ये सम उपसर्ग के साथ होगा। सम के बाद में अगर कृ से बनने वाला कोई शब्द आ जाए तो दोनों के बीच में शय का आगम हो जाता है। संस्कृति समजोड़ कृति, ये शय है वो हटेगा, इसको हटाना है संधि विच्छेद में। समजोड़े कृति संस्कृति, ऐसे संस्कार समजोड़ कार। ये सभी उदाहरण आगम संधि के हैं, तो उत्तर ए हो जाएगा। उच्चारण उत्तजोड़ चारण या उद्दजोड़ चारण, दोनों आ जाएं तो फिलहाल उद करना है आपको। इस परीक्षा में उद करना है, बोर्ड की किताब में उद दिया हुआ है। ये चय का नियम हम कह सकते हैं, यदि तय या दे के बाद में चय या छय आ जाए तो तय या दे का चय बन जाता है। ये देखिए आप जग छाया, तो जगत जोड़े छाया, यहां छय आ गया तो भी तय का क्या बनेगा? चय बनेगा। जग छाया। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हम ले सकते हैं और उसमें हमें चय के उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे शरद जोड़ चंद्र, शरद चंद्र। सच्चरित्र सत्य जोड़ चरित्र। उज्झटिका उद जोड़ झटिका, यह आपकी बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। तो इसका नियम यही है कि तय या दय के बाद में जय आ जाए तो ये जय बन जाता है। सज्जन में जय बना सत तय का, सत्य जोड़ जन, तय के बाद में जय आने पर जय बनेगा। जैसे जग जननी, जग जननी, तो इसका जगत हो जाएगा। जगत जोड़े जननी, जहां भी जय के बाद में गए हो और संधि विच्छेद करना हो तो जगत ही आएगा, इसके अलावा कोई शब्द नहीं आता। जगत जोड़े जननी, जग जननी शुद्ध लिखना भी सीख ले, जग जननी। ऐसे जो है ना वो उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल भी इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए, ध्यान में रख लेना, लिखना भी। और ये हो जाएगा पहला उत्तर उद जोड़ ज्वल, और दूसरा उत्तर है वो है उत जोड़े ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल में भी यही होगा, तजन्ने तत् जोड़ जन्ने, तजन्ने, तो तय के बाद में जय आने पर जय बनेगा। ऐसे ही दूसरा अगर दो लय आ जाए तो भी तय या दय बनेगा। उल्लास उद जोड़ लास, उल्लास। ऐसे ही उल्लेख उद जोड़ लेख। उल्लास में देखो उद जोड़ लास, उल्लेख में उद जोड़ लेख। एक ये देखो तद्धित और उद्धार, तो तद्धित का तद जोड़ हित, दूसरा विकल्प तत् जोड़ हित, दोनों ही सही है। तो ये तद्धित, तय या दय के बाद में है आ जाए तो तय का दय बन जाएगा और है का धय बन जाता है। उद्धार में यही हुआ, उद जोड़ हार और उत जोड़ हार, उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही उद्धरण हो जाएगा तो उद जोड़ हरण, इससे क्या बनेगा? उद्धरण बनेगा।
उद्धरण शुद्ध लिखना भी सीख लें। ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रूप लिखा है मैंने, तो उद्धरण है वो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ऐसे उद्धरण। उच्छ्वास में देखो उद्ध जोड़ श्वास, दूसरा उत्तर है वो उद्ध के स्थान पर उत माने, उत जोड़े श्वास, उच्छ्वास। उच्छ्वास है वो ऐसे लिखा हुआ आएगा, इसमें प्रिंट नहीं हो पाए, 6 आधा उच्छ्वास। निश्वास विलोम होता है उच्छ्वास का। सच्छास उच्छिष्ट, उद्ध जोड़ शिष्ट, जूठन को कहते हैं। जूठा भोजन है जो बच गया वो उच्छिष्ट कहलाता है। सच्छास्त्र, सत्य जोड़ शास्त्र। इसका नियम है, यदि तय या दे के बाद में तालव्य से आ जाए तो तय का या दे का तो बन जाएगा चय और शय का बन जाएगा छय। सच्छास्त्र, सत्य जोड़ शास्त्र। ऐसे ही सत्य जोड़ शिव, सच्छिव। जग शांति, जगत जोड़ शांति। ये 11वां प्रश्न था। आगम संधि के उदाहरण ए में है, ए विकल्प होगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं, तो स्वर संधि के हमें ढूंढने हैं। ये देखो शब्दार्थ, शब्द जोड़ अर्थ दीर्घ संधि है। गज जोड़ इंद्र गुण संधि है। मत जोड़ एक के ऊपर मात्रा आएगी, वृद्धि संधि है। प्रति जोड़ उत्तर यण संधि है। गायक अयादि संधि है। गई जोड़ अक, यहाँ गए के ऊपर 2 मात्राएं, ये अयादि संधि है। 5 संधि हैं वो क्रमशः दे दी गई हैं पहले विकल्प में। दूसरे में भी अन्यार्थ, अन्य जोड़ अर्थ दीर्घ संधि है। पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार या इस तरह के शब्द हैं वो इसमें पूछेंगे। परोपकार में 2 उपसर्ग है, परोरूप, परोपकार। तो परोपकार में गुण संधि है। महेश्वरीय, महाजोड़ेश्वरीय, वृद्धि संधि है। स्वागत में गुण संधि है, गुण नहीं यण संधि। सुजोड़े आगत्य और ये गुण संधि है, गुण संधि नहीं यण संधि है। यण संधि के उदाहरण संहार है, ये स्वर संधि नहीं है। स के ऊपर अनुस्वार आ गया तो समजोड़ हार, ये व्यंजन संधि है। मैं के बाद में यदि मैं के बाद वाला कोई व्यंजन आ जाए तो मोनुस्वार है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है। संसार का समजोड़ सार, जहां भी आपको से के ऊपर बिंदी मिले तो उपसर्ग और संधि विच्छेद करते समय इसको सम के रूप में लिखें और मैं है वो हल्का निशान लगा करके लिखें। यहां ये एक नहीं है इसलिए ये उत्तर नहीं है। कवि इच्छा, कवि जोड़ इच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है, दीर्घ संधि है। परमोषधि, परम जोड़ औषधि, ये यहां बोल करके भी हल्का निशान नहीं लगाना है। परम जोड़े औषधि। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक यण संधि है। नव जोड़ी को बता दिया आपको। संतोष से के ऊपर अनुस्वार है तो सम जोड़ तोष, ये व्यंजन संधि है। गिरीश बताई दिया, गिरी जोड़ीस। अन्वीक्षण, अनुजोड़ ईक्षण अयादि यण संधि है। अनुजोड़ ईक्षण, अनुजोड़ ईक्षण है वो क्या है, यण संधि का उदाहरण। ऊ का वह बन गया। सदैव, सदा जोड़े वृद्धि संधि है। अनुजोड़ एषण, अनु इंपॉर्टेंट शब्द है। एषण, ए के ऊपर मात्रा नहीं लगानी है, इसमें लगाई हुई है तो हमें भ्रांति से इसके ऊपर लगा देते हैं। जब 2 लगी हुई मात्राएं होंगी तभी ए के ऊपर मात्रा लगेगी। अन्वेषण में यण संधि है। उद्धार में व्यंजन संधि है। जो पहले हम पढ़ के आगे उत जोड़ हार, उद्धार। उत्तर होगा पहला, सभी शब्द स्वर संधि के। किसमें अयादि संधि का उदाहरण है तो देवी जोड़ अर्पण, ये से पहले याद आ गया, ये यण संधि है। ई का ये बनेगा, इंपॉर्टेंट शब्द है। व्यू है वो भी वी जोड़ ऊ है, यण संधि है। दई जोड़ इन्नी अयादि संधि है, ये देखिए आप। तो उत्तर हो जाएगा सी। अभिजोड़ अर्थी, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता। और ये यण संधि है, यण संधि का उदाहरण। तो यहाँ यण और अयादि में अंतर किया गया है। निम्न में स्वर संधि प्रयुक्त है तो स्वर संधि में देखो ये से पहले याद आए तो इसको काट लो, यहाँ मात्रा है उससे शब्द बना लो। उचित,
और सखी में ख में ई की मात्रा बड़ी, सखी जोड़ उचित, ये यण संधि है, यण संधि स्वर संधि का भेद है, तो पहला ही उत्तर इसका आंसर हो जाएगा, पहला विकल्प आंसर। सदाचार दया गया तो तय कर देंगे, सत जोड़ आचार, ये व्यंजन संधि है, सदा से सत जोड़ आसे। चिन्मय में दो भिन्न भिन्न पंचम लगातार आ जाए, लगातार का मतलब पहला आधा हो तो वहाँ इसका आधा कर दें, चित्त जोड़ मय, चिन्मय, ये व्यंजन संधि है। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है, हरि जोड़ चंद्र, आधा शय पहला है और ये विसर्ग में बदलेगा। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो ये देखो आप वह को काटेंगे, वह का मतलब ऊ बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा, शंभु जोड़ आराधना, शंभु की आराधना या शंभु के लिए आराधना। यहां यण संधि है। अत्याचार में भी यण संधि है, अति जोड़ आचार, अति और आ दो उपसर्ग हो गए अत्याचार में। उत्थान है, इसमें व्यंजन संधि है, उद जोड़े स्थान, उत्थान, इसमें स का लोप हो जाता है। उत्थित है तो उद जोड़ स्थित, उत्थिति है तो उद जोड़ स्थिति, उत्थिति। उत्थापक है उद जोड़ स्थापक, उद में दय नहीं होने पर उत भी इसका उत्तर माना जा सकता है। भानुदय, भानु जोड़ उदय, ये पहले भी ले लिया। अगर मान लीजिए ये हो जाए यानी कि रवि जोड़ उदय, तब ये यण संधि हो जाएगी, शब्द क्या बनेगा, रविउदय। तीसरा उत्तर होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, विसर्ग का नहीं है। बाकी जो संधि में बच गया वो आगामी टेस्ट में पूरा हो जाएगा। अब है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों को हमें ढंग से पढ़ना है थोड़ा, इसकी डिमांड भी काफ़ी रही रीट में, और रीट में 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के ही आते हैं या पूछे जाते हैं। अगले पेपर में हमें सिस्टमेटिक ढंग से विधिवत रूप से भी शिक्षण विधियों को लेंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और इसमें हमें अभ्यास करने हैं शिक्षण विधियों का। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला प्रश्न आपको शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित दिया गया है, तो ये देखो, कल्पना बोध शक्ति को विकसित करना, तो ये तो होता है, गद्य शिक्षण में भी होता है, पद्य शिक्षण में भी होता है। शब्दों तथा वाक्य के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, ये व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, ये कविता शिक्षण के लिए उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये नहीं होता। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका मतलब है हमें यहाँ अब जो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य हैं वो लेने चाहिए कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा है वो करेंगे। लेकिन शिक्षण उद्देश्य है वो हिंदी में 6 शिक्षण उद्देश्य हमें मान सकते हैं, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला है वो क्या होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जैसे परिभाषा, भेद आदि का ज्ञान कराना है, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य में होता है। जैसे विलोम शब्दों का ज्ञान कराना, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान कराना, ये सब के सब हैं वो, और किस में आएंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएंगे। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य है वो प्रश्न पूछने की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य है, इसको 2 भागों में हमें बांट सकते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य है, इसके 2 भेद हो जाएंगे, एक अर्थ ग्रहणात्मक, अर्थ ग्रहणात्मक। तो अर्थ ग्रहण करेंगे हमें किससे, सुनना और पढ़ना से, या तो सुनकर या पढ़कर, ये दोनों कौशल हैं वो अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य में आएंगे। दूसरा है अभिव्यक्ति परक। अभिव्यक्ति परक, इसको ही अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य कहते हैं।
तो हम अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे बोलकर या लिखकर, तो इसमें दो कौशल आ जाएंगे, बोलना और लिखना, ये दोनों आ जाएंगे। बोलना और लिखना है वो दोनों इसी में आएंगे, किसमें? अभिव्यक्ति परक उद्देश्य में। ये कौशलात्मक उद्देश्य के दो भेद हैं। बाकी चर्चा हमें कौशलों में करेंगे, कौशल जब पढ़ेंगे उसमें हमें ये चर्चा करनी है। तो ये देखो दो उद्देश्य हो गए, ज्ञानात्मक उद्देश्य और अर्थ ग्रहणात्मक के उद्देश्य। तीसरा है वो अभिरुचि परक उद्देश्य, अभिरुचि परक उद्देश्य, यानी बालकों की हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य चौथा है, अभिवृत्त्यात्मक। इसमें बालक में सद्वृत्तियों का विकास करना, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये सब है वो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। पांचवा है सृजनात्मक, सृजनात्मक या रचनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक या रचनात्मक उद्देश्य बालक में निहित, यानी कोई भी बालक है उसमें और जो उसके सृजन करने की क्षमता है, यानी जो मौलिक रूप से उसमें पाई गई है, उसका विकास करना ही सृजनात्मकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौलिकता का विकास करना सृजनात्मकता है। सृजनात्मक के उद्देश्य इसमें रे ऊपर आएगा, ये ध्यान में रखना है, सृजनात्मक के उद्देश्य। छठा उद्देश्य है वो है रसात्मक, रसात्मक को रागात्मक भी कह देते हैं, इसे भावात्मक या समीक्षात्मक भी कह देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कविता शिक्षण के लिए होता है, यानी कविता शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो हिंदी शिक्षण के ये उद्देश्य होंगे। बाकी अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे गद्य शिक्षण का अलग होता है जो हम अगले में ले रहे हैं, पद्य शिक्षण है उसके भी अलग उद्देश्य होते हैं, व्याकरण शिक्षण के अलग होते हैं, नाटक शिक्षण के अलग होते हैं, लेकिन ये उद्देश्य हैं वो सब में पाए जाते हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के 6 उद्देश्य हो गए। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा कौशलात्मक, तीसरा अभिरुचिपरक, चौथा अभिवृत्त्यात्मक, पांचवा सृजनात्मक और छठा रसात्मक। रसात्मक उद्देश्य है ये सबसे महत्वपूर्ण कविता शिक्षण में होता है। इसका महत्व सबसे ज़्यादा किस में होता है? कविता शिक्षण में। तो ये उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। और इस पर ही अगला प्रश्न है, प्रसंगानुकूल, प्रसंग जोड़ अनुकूल दीर्घ संधि है, भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा। यानी ऐसा जो है ये नामक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, यानी ये किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, उद्देश्य में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो, और यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपको ये देखना है कि देखो अभिव्यक्ति हेतु रचना किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा नामक, तो अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करेगा, वो कौशल में तो आएगा, यानी वो उसका बोलना कौशल है। बोलना है वो क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य में 4 कौशलों का विकास होता है, तो इसलिए ये कौशलात्मक उद्देश्य इसका उत्तर होगा। 4 कौशल जो यानी जिनका मनोवैज्ञानिक क्रम है वो सब आप जानते हो कि सुनना पहला है, बोलना दूसरा है, और पढ़ना तीसरा है, और लिखना चौथा है। इन्हें मूलभूत कौशल भी कहते हैं। और ये कौशलों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। केवल क्रम का ध्यान आप किसमें, एक शिक्षा शास्त्री ने इसका क्रम थोड़ा बदला है, यानी पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाए, ये मांटेसरी ने कहा है। तो मांटेसरी विधि में लिखना पढ़ने से पहले लिखाया जाता है। बाकी कौशल में हम ये पूरी तरह से पढ़ेंगे। फिर समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। समवाय प्रणाली है उसको पहले तो समझना है
कि समवाय प्रणाली का संबंध व्याकरण शिक्षण से है। जब अध्यापक गद्य या पद्य शिक्षण करवाते समय व्याकरण का ज्ञान करा दे बीच में, यानी साथ साथ में पढ़ा दे, समवाय रूप से पढ़ा दे, तो वो समवाय विधि होती है। उसको क्या कहते हैं? समवाय प्रणाली या समवाय विधि कहते हैं। तो समवाय विधि में अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, साथ में पढ़ा दिया जाता है। ये व्याकरण शिक्षण विधि है। और यहाँ ये उत्तर भी हो गया। देखो, सभी विषयों को समेकित करके पढ़ाना, समेकित ज्ञान कराना, तो ये तो सहसंबंध विधि में होता है। गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, यही क्या है? समवाय विधि है। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना, तो ये किस में होता है? भाषा संसर्ग विधि में। ये भाषा संसर्ग विधि है जिसमें व्याकरण के व्यावहारिक या भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है, सैद्धांतिक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता। भाषा संसर्ग विधि है जिसको हमें कॉन्टेक्ट मेथड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट मेथड। यानी द्वितीय भाषा जानने वाले लोगों के संपर्क में आने पर भाषा का ज्ञान होना, ये कौन सी विधि कहलाती है? यही विधि है वो भाषा संसर्ग विधि है। दूसरा ये है कि ख्याति प्राप्त लेखकों की कृतियों को पढ़कर भाषा का शुद्ध रूप सीखना भी इसी में आएगा, भाषा संसर्ग विधि में आएगा। ये भाषा संसर्ग विधि। व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराया जाता है, तो कौन सी विधि में कराया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। यहां आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए हमारे पास 5 शिक्षण विधियां हैं, तो जिनमें पहली है वो व्याकरण अनुवाद विधि है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण अलग से पढ़ाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में अलग से नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ आगमनात्मक रूप से ही यानी शिक्षण करवा दिया जाता है, साथ साथ में व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, अलग से व्याकरण को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं, भंडारकर विधि। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये शिक्षण विधियों की बात चल रही है, तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखो, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि ध्वन्यात्मक विधि है वो वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। दूसरा देखो, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। जब हमें व्याख्यान विधि व्याख्या करते हैं तो हमें सारे दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं, वो तो देते ही हैं। व्याख्या है वो उसके 3 स्तर होते हैं जो हमें इसमें पद्य शिक्षण में पढ़ेंगे, यानी तुलना करके व्याख्या की जा सकती है। व्यास विधि है वो भी व्याख्या से संबंधित है। तुलना, व्यास और समीक्षा, ये व्याख्या के 3 स्तर होते हैं। व्याख्या का उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? समीक्षा। समीक्षा है वो उच्चतम स्तर माना जाता है। तो व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि में इनका प्रयोग किया जा सकता है। दृष्टांतों के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है, उदाहरण देकर के भी व्याख्या की जा सकती है, प्रयोग करके या प्रयोग दिखा करके भी व्याख्या की जा सकती है। तो ये बात भी इसमें सही है। तीसरा देखिए, साख्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये उत्तर होगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि साख्य अभिक्रमित अनुदेशन है, ये अभिक्रमित अनुदेशन है। इसके 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला रेखीय होता है, दूसरा साख्य होता है। ये दो ही हैं जिन पर प्रश्न पूछा जाता है। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन है, ये इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, तो छात्र को स्वयं उत्तर नहीं लिखना पड़ता। ये बात है वो यहाँ पर सही नहीं है, उत्तर होगा सी, क्योंकि इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, प्राय 3 विकल्प होते हैं। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन। फिर देखो, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद्य, लिंग्वाफोन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सीतावाद्य है वो श्रव्य यंत्र है, ये कौन सा है? श्रव्य साधन है, तो ये बात भी सही है। उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ उत्तर है वो सी है।
तो सी वाला उत्तर है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों, तो ये दल शिक्षण विधि होती है। दल शिक्षण में ऐसा होता है। तो दल शिक्षण में हमें दल शिक्षण है उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दल शिक्षण पर पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। और दल शिक्षण में सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये नवाचार है दल शिक्षण और ये सारे, तो इसमें समूह शिक्षण होता है और इसे सहकारिता शिक्षण भी कहा जाता है। दल शिक्षण में एक शिक्षक नहीं पढ़ाता बल्कि शिक्षकों का दल होता है। पहला प्रश्न है वो इसमें बनेगा कि दल शिक्षण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है, तो अमेरिका से माना जाता है। अमेरिका से दल शिक्षण का प्रारंभ माना जाता है। 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 2 शोध छात्र थे, एक मिशिगन और दूसरा हार्वे। मिशिगन व हार्वे ने सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की और 1956 में फ्रांसिस जो है उसने ध्यान आकृष्ट किया। तो ये इसका है, और टीम द्वारा या दल द्वारा शिक्षण कराया जाता है, इसलिए इसको दल शिक्षण कहते हैं। इस दल के सदस्य हैं वो निश्चित नहीं होते, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। और एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कक्षा है उसको विभिन्न समूहों में विभाजित करके भी दल शिक्षण करवाया जाता है। दल शिक्षण के 3 सोपान होते हैं: नियोजन, कार्यान्वयन व मूल्यांकन। नियोजन, कार्यान्वयन यानी पहले योजना बनाई जाएगी और फिर उसको एक्टिवेट किया जाएगा, और तीसरा होगा मूल्यांकन। ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये 3 इसके सोपान होते हैं। 3 ही सत्र होते हैं: आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र है, इसमें तो सभी इकट्ठे होते हैं। फिर लघु सभा सत्र, इसमें दल बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं। इसमें अनुवर्ग शिक्षण होता है। इसमें कौन सा शिक्षण होता है? अनुवर्ग। अनुवर्ग शिक्षण किसको कहते हैं? एक ही कक्षा के बालकों को प्राय 3 वर्गों में बांट करके, जैसे उच्च, मध्यम और मंदबुद्धि के बालक अलग अलग बना लें, उनको अलग अलग पढ़ाएं, वो अनुवर्ग शिक्षण होता है। तो ये 3 इसमें सत्र होते हैं। दल शिक्षण में 3 सत्र। तीसरा सत्र है वो प्रयोगशाला सत्र होता है। उसके बाद में बालकों को करके सिखाया जाता है, बालक स्वयं करके सीखते हैं। दल शिक्षण के उद्देश्य आप जानते ही हैं कि पहला इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाना है, ये आप याद रखें। और दूसरा है वो ये है कि इसमें अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। ये दल शिक्षण है, इसमें सहकारिता की भावना का विकास होता है। सभी हैं वो अपने यानी योग्यता और क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं, इसलिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो ये होती है कि पाठ्य वस्तु की गहनता का विकास हो जाता है। पाठ्य वस्तु की गहनता का विकास हो जाता है, अनुशासनहीनता नहीं आती, क्योंकि अध्यापक हैं वो एक से अधिक होते हैं। लेकिन ये पद्धति है वो अत्यधिक व्यय साध्य है, और कभी कभी है वो सभी सदस्यों में दल भावना नहीं होती है, सहकारिता की भावना नहीं होती है, और इससे कुछ ही टॉपिक हैं वो पढ़ाए जा सकते हैं, पूरी हिंदी नहीं पढ़ाई जा सकती। ये दल शिक्षण के बारे में आपको बता दिया। दल शिक्षण में आपको ये ध्यान में रखना है। सूक्ष्म शिक्षण और वो हम बाद में ले लेंगे। भाषा संसर्ग विधि है, ये आपको बताई दी। प्रत्येक विधि के बारे में कल 5 शिक्षण विधियों, कल का मतलब अगले टेस्ट में करेंगे। भ्रमण विधि है वो हिंदी में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये सोशल स्टडी में।
निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत वे साध्य मानी जाती है? 21वां प्रश्न। और तो वे साध्य वो कौन सी मानी जाएगी? भाषा शिक्षण यंत्र विधि। और सैनिक विधि है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन ये सब कर लेंगे, अनुकरण विधि आ जाएगी। भाषा शिक्षण यंत्र विधि है क्योंकि इसमें भाषा शिक्षण यंत्र है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो ये काफ़ी खर्चीली विधि है। 22वां प्रश्न देखो, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों ही क्या हैं? कौशल हैं। तो इसलिए कौन कौन से में आएंगे? कौशलात्मक उद्देश्य में। ये किस में है? कौशलात्मक के उद्देश्य में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौशलात्मक उद्देश्य यानी डी। वैसे कौशलों में इनकी चर्चा हमें विस्तृत रूप से करेंगे। इसमें भी आप देखते रहिए, अंत में मैं कुछ बातें आपको शिक्षण विधियों से संबंधित है वो बताऊंगा, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। और ये बोध स्तर, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो बोध स्तर, इसमें बोध स्तर का शिक्षण होता है। निम्न में से कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? तो ये सूत्र विधि। सूत्र विधि है वो कहाँ से आई? संस्कृत से। आपको ये ध्यान में रखनी है। पाठ्य पुस्तक विधि है वो अंग्रेजी से आई। ये हमें व्याकरण शिक्षण में पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण है उसमें संस्कृत में ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। व्याकरण शिक्षण विधियाँ हैं वो आगमन विधि, निगमन विधि, फिर दोनों का सम्मिलित रूप भी हो सकता है। जो बेस्ट माना जाता है आगमन निगमन विधि। एक इसी प्रकार से आप इसमें आगमन विधि है उसके दो रूप होते हैं, निगमन विधि के भी दो रूप होते हैं। निगमन विधि के दो रूप होते हैं, उनमें एक सूत्र विधि और दूसरी है वो पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो सूत्र विधि है वो संस्कृत से ली गई और पाठ्य पुस्तक विधि है वो अंग्रेजी से ली गई। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा ये आपको इसमें बता दिया कि निम्न में से कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? तो सूत्र विधि आई। आगे भी चर्चा होगी तब चर्चा करें। प्रत्येक विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है सुनना और बोलना। और यानी परोक्ष विधि। परोक्ष विधि है वो किसको कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि को कहते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें दो अन्य कौशल होते हैं और वो कौन से होते हैं? पढ़ना और लिखना। दोनों में आपको ध्यान रखना है, इनका विकास होता है। और सुनना और बोलना कौशल है, इनका विकास कतई नहीं होता। तो प्रत्येक विधि है इसके बारे में आप कुछ है वो ध्यान में रख लें कि प्रत्येक विधि है एक तो इसके नाम, तो इसको सुगम, प्राकृतिक और समात्री विधि भी कहते हैं। प्रत्येक विधि को क्या कहते हैं? सुगम विधि भी कहते हैं, प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, समात्री विधि भी कहते हैं, निर्बाध विधि भी कहते हैं। तो प्रत्येक विधि, इसके अन्य नाम देखिए सहमात्री विधि। ये थोड़ा सा क्लिष्ट नाम है सहमात्री, क्योंकि इसमें शिक्षण है वो मातृभाषावत होता है। यानी मातृभाषा में भी हम दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते अनुवाद के लिए, और इसमें भी नहीं करते। इसलिए इसका जो शिक्षण है वो मातृभाषावत होता है, लेकिन मातृभाषा की सहायता नहीं ली जाती है। क्योंकि मातृभाषा की सहायता है वो किस शिक्षण विधि में ली जाती है? व्याकरण अनुवाद विधि में। तो वो व्याकरण अनुवाद विधि है। प्रत्येक विधि है इसको प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, निर्बाध विधि भी कहते हैं। निर्बाध, इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती, किसकी? मातृभाषा की। निर्बाध विधि, और इसी को हम सुगम विधि भी कहते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं वो अगले टेस्ट में होंगी, तो वहाँ आपको इसमें विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा कि प्रत्येक विधि का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ, दूसरा है भारत में कहाँ हुआ, फिर है प्रत्येक विधि की विशेषता के बारे में एक प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। प्रत्येक विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। प्रत्येक विधि है
वो कौशलों का स्वाभाविक विकास करती है। इसमें मनोवैज्ञानिक क्रम में इनका विकास होता है। सुनना व बोलना पर अधिक बल दिया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। बालक है वो भाषा को बोलना सीख जाते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य उपकरण है उनका अधिक प्रयोग करने के कारण बालकों की सहभागिता बनी रहती है। शिक्षण है वो रुचिकर बना रहता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमें इनके बारे में कल भी कुछ प्रश्न लेंगे, क्योंकि एक जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण है उस पर एक प्रश्न है वो पूछा जाता रहा है। भंडारकर विधि है वो पूछा गया पहले कि व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम है तो भंडारकर विधि, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 26 का प्रश्न देखो, शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? तो वो विवश है वो किस में होगा? क्योंकि रटना है वो रटने पर जोर कौन सी विधि देती है? व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसमें डी हो जाएगा उत्तर। इसमें रटने पर बल दिया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में समझने पर बल दिया जाता है, संप्रेषण पर बल दिया जाता है। पर्यवसित अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? यहाँ प्रवर्तक में आप ध्यान रख लें, एक प्रश्न है वो प्रवर्तक का भी पूछा जा सकता है। प्रवर्तक जब तक मैं जब तक आपको बताता रहूँगा। देखो बीएस ब्लूम है, इसका तो एक ही आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किया है 1956 में 3 भागों में बांटा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोशारीरिक उद्देश्य। ये बीएस ब्लूम इन्होंने 3 में बांटा शिक्षण उद्देश्यों को। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसका क्रमित पदों में वर्गीकरण इनका ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो 1956 में किया। और 1956 में इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसको क्रमशः 6 इनके पद दिए: ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये बीएस ब्लूम के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, ये वी नहीं है बी है, बीएस ब्लूम। बेंजामिन सैमुएल्सन ब्लूम, बेंजामिन सैमुएल्स ब्लूम, बीएस ब्लूम। पूरा नाम भी जैसे मांटेसरी का पूछा हुआ है तो मैडम मारिया मांटेसरी इनका पूरा नाम है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक डेजी मोरविन है। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, डेजी मोरविन। और इन्होंने बौद्ध स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर इसका आविष्कार किया, परिवर्तन किया। डेविस है वो भाषा प्रयोगशाला विधि के आविष्कारक माने जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि के आविष्कारक हैं। इसके 2 आविष्कारक माने जाते हैं, स्टुलरो और डेविस, डेनियल डेविस, स्टुलरो और डेनियल डेविस। ये दोनों हैं वो भाषा प्रयोगशाला विधि के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 1965 में इसका प्रतिपादन किया। फिर है किलपेट्रिक। किलपेट्रिक वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा हुआ है। तो किलपेट्रिक है, इनका पूरा नाम WH किलपेट्रिक है, WH किलपेट्रिक। इनका पूरा नाम है वो हम ले सकते हैं विलियम हर्ड किलपेट्रिक। विलियम हर्ड किलपेट्रिक ये अमेरिका के थे और इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड या प्रायोजना विधि है उसका आविष्कार किया। इनके गुरु का नाम जॉन डीवी था। गुरु कौन था? जॉन डीवी। तो ये विचार जॉन डीवी का ही था। तो जॉन डीवी का विचार था और किलपेट्रिक ने इसका आविष्कार किया। किलपेट्रिक है वो इनके शिष्य थे और इन्होंने यानी बालक करके सीखे, इसके आधार पर इन्होंने ये शिक्षण विधि बनाई। और जॉन डीवी है उन्होंने शिक्षा प्रणाली में यानी क्रियात्मक रूप का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। नई क्रियात्मक शिक्षा प्रणाली का विचार इनका था। नई क्रियात्मक शिक्षा प्रणाली
ये जॉन डीवी, दोनों ही अमेरिका की थी। तो ये 27 का प्रश्न पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसको सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड कहते हैं। इनमें अध्यापक है वो केवल पथ प्रदर्शक होता है, बालक हैं वो स्वयं यानी पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले अध्यापक है वो उनको उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो भी पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध करा देता है, बालक पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में समस्या का समाधान अध्यापक है वो करता रहता है। बालक हैं वो अपने सहपाठी यानी छात्रों से भी सुझाव ले सकता है, वो भी उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति है, इसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, तो ये आगमन विधि। इसमें आपको क्या करना है, उच्च प्राथमिक तक आगमन विधि ही श्रेष्ठ विधि होती है। ये सभी जो हैं वो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। सूत्र विधि है वो निगमन विधि को ही कहते हैं, और निगमन विधि है भाषा संसर्ग विधि, ये भी इसमें शामिल हो सकती है भाषा शिक्षण में। और आपको एक ध्यान रखना है वो ये कि अगर दोनों दे दी जाएं तो उसको श्रेष्ठ मानना है, फिर आगमन निगमन विधि। लेकिन प्राथमिक स्तर पर निश्चित रूप से आगमन विधि ही श्रेष्ठ व्याकरण विधि मानी जाती है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है, तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है वो अनुकरण विधि है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, यानी बालक है वो अनुकरण के द्वारा ही मातृभाषा सीख जाता है। मातृभाषा शिक्षण में वो औपचारिक रूप से भाषा नहीं सीखता, बल्कि वो कॉन्टेक्ट यानी संसर्ग से सीख जाता है, अपने परिवेश से सीख जाता है। तो परिवेश से ही ऐसा वो कर पाता है। प्रत्यक्ष विधि से संबंधित असत्य कथन है। प्रत्यक्ष विधि के बारे में पूरा बता दिया है। तो सैद्धांतिकता पर बल इसमें नहीं दिया जाता, ये व्याकरण अनुवाद विधि में दिया जाता है। व्यावहारिक पक्ष पर ही अधिक बल दिया जाता है। बाकी के तीनों सही हैं। अनुवाद इसमें नहीं किया जाता। व्याकरण की सहायता का अभाव, व्याकरण पर कमी जोर दिया जाता है, व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाया जाता, व्यावहारिकता पर बल दिया जाता है। इसलिए उत्तर क्या होगा, ए। ये तो थे आपके 30 प्रश्न, ठीक है। अब रोजाना हम क्या है कि लास्ट में एक टॉपिक है उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। आज हमें भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो भाषा शिक्षण में हम कुछ इस तरह की बातें लेंगे शायद वो हमें कम जानते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें सीटेट आदि में प्रश्न भी पूछे जाते रहे, तो वो हमें किस तरह से ध्यान रखना है वो आपको अभी भाषा के बारे में बता दूंगा। देखो, भाषा है वो भाष शब्द से बना है, और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप है वो प्रधान रूप होता है। एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि भाषा का मूल तत्व क्या है, तो भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। भाषा का मूल तत्व क्या होगा, ध्वनि। भाषा की प्रकृति क्या है, तो भाषा एक व्यवस्था है, यानी केवल ध्वनि से भाषा नहीं बन गई, बल्कि देखो पहले ध्वनि बनी, ध्वनि से हमने शब्द बनाए, शब्द से वाक्य बनाए, वाक्य से हम पदबंध बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, तो ये इस तरह से अनुच्छेद बनाते हैं। तो ये एक व्यवस्थित है, भाषा है वो व्यवस्थित होती है। और भाषा में ये व्यवस्था किसकी होती है, प्रतीकों की। प्रतीकों की व्यवस्था, प्रतीकों का मतलब जैसे कै ध्वनि है तो उसका प्रतीक ये है, ए ध्वनि है ये इसका प्रतीक है। ये भी हमें अनुस्वार है या फिर जैसे विराम चिन्ह है, ये भी क्या भाषा के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये अगर पूछ लें तो कि भाषा प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं, भाषा प्रतीकों के प्रकार, ये थोड़ा सा ठीक पेपर आता है तब पूछते हैं। तो ये देखिए आप भाषा प्रतीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। भाषा प्रतीक है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतीक है वो है स्पर्शग्राही। स्पर्शग्राही का मतलब है कि इसको स्पर्शग्राही यानी जैसे ताली बजाना,
स्पर्श करके ध्वनि निकलती है। ताली बजाना है वो किस में आएगा? स्पर्श ग्राह्य में आएगा। दूसरा है चक्षुग्राह्य। दूसरा क्या होगा? चक्षुग्राह्य। चक्षु मानी आंख, चक्षुग्राह्य। तो चक्षुग्राह्य में कौन सा आएगा? जैसे चित्र है, झंडा है, ट्रैफिक लाइट है, सिग्नल है, उनसे भी हमें समझते हैं, तो वो चक्षुग्राह्य है, वो दूसरा प्रतीक है। और तीसरा है वो श्रोतग्राह्य है। तीसरा कौन सा है? श्रोतग्राह्य। तो ये देखिए, इसको श्रोत्रग्राह्य भी कहते हैं, श्रोत्रग्राह्य। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्रित ध्वनि समष्टि को ही भाषा की संज्ञा दी गई है। यानी ये तीसरा जो प्रतीक है वो इसमें महत्वपूर्ण है। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है और मनुष्य के उच्चारण अवयवों द्वारा निश्रित जो ध्वनि है उसको मिलाकर के उसके समष्टि रूप को ही भाषा की संज्ञा दी गई है। स्पर्शग्राह्य और चक्षुग्राह्य जो प्रतीक है वो भाषा में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? श्रोतग्राह्य या श्रोत्रग्राह्य है। ताली बजाना है वो भाषा नहीं है, यानी इसमें भाषा में ध्वनि को इसमें नहीं लेंगे। और चक्षुग्राह्य वो भी नहीं है, बल्कि केवल क्या है? श्रोत्रग्राह्य है। तो ये भाषा प्रतीकों के बारे में हमें बात कर रहे थे। ये प्रतीक कौन से होते हैं? फिर भाषाई प्रतीक है वो यादृच्छिक है। भाषा यादृच्छिक होती है और ये प्रतीक भी क्या है? यादृच्छिक, यानी मनमाने हैं। ये कोई ईश्वरीय नहीं है, सहजात नहीं है, बल्कि हमने बनाए हैं। भाषा समाज सापेक्ष है, क्योंकि यानी भाषा है वो वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया है, यानी इसमें सामाजिक सहयोग का आधार भाषा ही है। हम समाज में सहयोग या जो भी हमें कुछ भी प्राप्त करते हैं या देते हैं तो उसका आधार भाषा ही है। यानी भाषा है वो समाज से ही सीखी जाती है। और यहाँ आपको एक चीज़ है वो ध्यान में रखनी है, भाषा आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा आद्यंत, आद्यंत का मतलब क्या होता है? आदि से लेकर अंत तक एक सामाजिक प्रक्रिया है। आद्यंत सामाजिक, आदि से लेकर के अंत तक सामाजिक प्रक्रिया है। और इसका मतलब क्या है कि ये इसीलिए समाज सापेक्ष है। अन्य विशेषता भी हमें ले सकते हैं। ये समाज सापेक्ष इसलिए कि भाषा समाज से सीखी जाती है, समाज में ही इसका महत्व है, समाज में इसका उद्भव होता है, समाज में ये पलती है और समाज में ये काम आती है, इसलिए ये आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है। अन्य विशेषताओं में हम ले सकते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। ये पैतृक संपत्ति नहीं है। शुद्ध लिखना देख लें आप, तय के नीचे री आएगा। पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि अर्जित संपत्ति है। यानी भाषा है वो बालक माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, बाद में परिवेश से अर्जित करता है। दूसरा देखो, ये अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। अनुकरण जन्य प्रक्रिया, यानी भाषा में सबसे अधिक महत्व अगर है तो अनुकरण करने का है। अनुकरण करके ही बालक है वो बोलना सीखता है। भाषा है वो समुद्र नहीं है बल्कि नदी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है और इसका कोई अंतिम रूप नहीं होता। कोई अंतिम रूप नहीं होता है भाषा का। ये सतत परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाषा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। कठिन से सरल, हमारा जो शिक्षण सूत्र है वो तो क्या है? सरल से कठिन की ओर है, लेकिन ये क्या है? कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा देखो, एक इसमें और ध्यान में रखना है कि संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर परिवर्तित होती है। अर्थात यानी ये भाषा का विकास है वो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर होता है। संयोगावस्था है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पठती, ये संयोगावस्था है जिसका अर्थ है पढ़ता है। ये हमने अलग अलग लिखा है, ये वियोगावस्था है। तो हिंदी है वो वियोगात्मक है, संस्कृत है वो संयोगात्मक है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। तो ये तो वही मूर्त से अमूर्त की ओर है। प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है।
यानी अलग अलग भाषाओं की संरचना अलग अलग होती है और प्रत्येक भाषा है उसका एक मानक रूप होता है, माना हुआ रूप होता है। ये भाषा की विशेषता इसमें मैंने आपको बता दी है। कोई प्रश्न मान लीजिए पूछ ले तो आप ध्यान रखोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, भाषा सीखने के चरण। भाषा सीखने के चरण, तो भाषा सीखने के कितने चरण होते हैं ये प्रश्न बन सकता है। तो भाषा सीखने के चरण आपको ध्यान में रखने हैं और ये 5 होते हैं, 5 चरण, क्योंकि भाषा है वो एक आदत है और आदत हमेशा चरणों में विकसित होती है। तो इसलिए पहला जो इसमें है कि पहला चरण वो ध्वनि संकेतों को सुनना और पहचानना, इस पर ही ज्यादातर प्रश्न किया गया है। ध्वनि संकेतों को सुनना और पहचानना, सुनना और पहचानना, इसलिए जो है वो सुनना पहला कौशल माना जाता है, प्रथम कौशल। तो ये प्रथम चरण है, यानी सबसे पहले बालक है वो अगर सुनेगा ही नहीं तो वो भाषा सीखेगा ही नहीं। तो पहले वो संकेतों को, ध्वनि संकेतों को सुनता है और फिर पहचानता है। दूसरा है वो क्या है, अनुकरण करना। उसके बाद में वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा। अनुकरण करेगा तो ही सीखेगा, नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। और फिर अनुकरण है वो एक बार में अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा, इसलिए तीसरा चरण है वो है आवृत्ति, यानी बार बार वो अभ्यास करेगा, अभ्यास आवृत्ति। फिर है विविधता। विविधता का मतलब भाषा में एक ही प्रकार से थोड़ी बोला जाता है, उसमें विविधता है वो इसका चौथा चरण है। विविधता, विविधता का मतलब है कि भाषा संबंधी जो प्रयोग हैं या अभ्यास है उनमें विविधता होती है, यानी वो भिन्न भिन्न प्रकार से अभ्यास करता है। और 5वां है वो चयन। 5वां चरण है वो क्या है, चयन है। तो चयन में है वो जब भी कोई प्रसंग आए, कोई अवसर आए तो वो उपयुक्त भाषा सामग्री का चयन कर सके। ये अवसरानुकूल तो भाषा का प्रयोग होना ही चाहिए ना, कि हमें किस प्रकार का प्रयोग करना है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप भाषा का प्रयोग कैसे करोगे, भाई जैसे किसी की डेथ हो गई और आप वहां गए तो आप उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो आप शादी में करते हैं। ये अवसरानुकूलता है, तो अवसरानुकूल आप चयन करें। ये 5 चरण भाषा सीखने के होते हैं। और व्यवहार की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि 2 रूप कौन से होते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भाषा के 2 रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तो उच्चरित भाषा, ये उच्चरित भाषा है वही मौखिक भाषा है जो प्रधान रूप होता है भाषा का, भी हमने चर्चा भी की थी। दूसरा देखिए, दूसरा होगा वो लिखित भाषा, उच्चरित भाषा और लिखित भाषा। यहां मुझे आपको एक चीज बतानी है कि उच्चरित भाषा है उसके 2 पक्ष होते हैं। ये देखो, उच्चरित भाषा के 2 पक्ष, यहां 2 पक्ष होंगे। तो 2 पक्ष है इसमें, ये ग्रहण पक्ष, बात वही है, केवल शब्दों का जाल है ग्रहण पक्ष। तो ग्रहण पक्ष है वो क्या होता है, सुनना। अब यहां प्रश्न बन गया कि उच्चरित भाषा का ग्रहण पक्ष होता है तो सुनना, और दूसरा पक्ष होता है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष, तो अभिव्यक्ति पक्ष है वो कौन सा होता है, बोलना। बोलना है वो क्या है, अभिव्यक्ति पक्ष है। इसमें देखो हमने 2 उद्देश्य लिए थे ना, ग्रहणात्मक उद्देश्य और अभिव्यक्ति परक उद्देश्य। तो ग्रहणात्मक उद्देश्य में हमने सुनना लिया था, तो सुनना तो किसमें से आ जाएगा, मौखिक भाषा का हो गया। और अब लिखित भाषा है ने, उसके भी 2 पक्ष हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा के भी 2 पक्ष हैं, जिनमें एक है जो ग्रहणात्मक, दोनों इसके भी होंगे ग्रहणात्मक, और दूसरा है वो अभिव्यक्ति परक, अभिव्यक्ति परक। अब दोनों में आपको ध्यान रखना है, यहां ग्रहणात्मक कौन सा होगा, पढ़ना,
अब दोनों आ गए कि ग्रहणात्मक कौशल है, उसमें दो हो गए, सुनना और पढ़ना। तो सुनना है वो तो किससे हो गया, उच्चरित भाषा से संबंधित, और पढ़ना है वो किससे हो गया, लिखित भाषा से संबंधित। ऐसे ही अभिव्यक्ति परक है वो इसमें क्या हो जाएगा, लिखना। यहां प्रश्न ही प्रश्न बन रहे हैं, और यहां जो प्रश्न बनेगा वो देखिए आप कि लिखित भाषा का अभिव्यक्ति, लिखित भाषा का अभिव्यक्ति पक्ष, यानी लिखित भाषा है उसके जो दो रूप होते हैं, तो जो अभिव्यक्ति परक पक्ष होता है तो वो लिखना होता है, और उसमें हमने उच्चरित भाषा में क्या लिया था, अभिव्यक्ति का बोलना। तो बोलना और लिखना है वो अभिव्यक्ति परक होगी, ये इसमें दोनों आ सकते हैं। तो भाषा के संबंध में आपको आज इतनी जानकारी मैंने दे दी है। इससे पहले हम थोड़ी चर्चा, ये आप पढ़ते ही रहते हो वैसे तो, लेकिन यहाँ मैं एक चर्चा और कर लेता हूँ कि भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, कई बार है वो सिद्धांत पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसमें स्वाभाविकता का सिद्धांत, इसका मतलब इसमें स्वाभाविक विधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, एकता का सिद्धांत है, मातृभाषा से संबंध का सिद्धांत है, सामाजिकता का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभिरुचि का सिद्धांत है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। तो ये भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होते हैं कि हमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें बालक है उसको कुछ सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बालक है वो क्रियाशील रहे, वो क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया। बालक में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, वो अभिरुचि का सिद्धांत हो गया। एक साथ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं पढ़ाएं, लघु पदों का सिद्धांत। फिर शिक्षण सूत्र पर प्रश्न आता है, तो शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र में प्रमुख अंतर क्या होता है, वो ये है कि शिक्षण सिद्धांत है वो बदल सकते हैं, लेकिन प्रमुख शिक्षण सूत्र है वो बदल नहीं सकते। प्रमुख शिक्षण सूत्र इनकी चर्चा हम निगमन और आगमन में करेंगे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं वो कौन से, जैसे सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और आगमन से निगमन की ओर। ये सभी हैं वो शिक्षण सूत्र हैं। आज मैंने आपको पहले दिन यानी पहले टेस्ट में इतनी बातें शिक्षण विधियों के बारे में बताई हैं। हम रोजाना 2-3 शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें सभी चीज़ें हैं, यानी टेस्ट भी है, पढ़ाई भी है, इसके अलावा रिवीजन भी है, और आपकी जो भ्रांतियां हैं यानी डाउट्स हैं उनको दूर भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे हैं वो प्रश्न आपने देख लिए, सभी के उत्तर मैंने बता दिए हैं। अगर कोई भूलवश यानी कुछ भूल से इधर उधर हो गया तो आप इसको तन्मयता से सुनेंगे, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। ये अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ को पूरी निष्ठा और लगन के साथ दें, समय पर दें, और इसका सॉल्यूशन है वो पूरा देखें, क्योंकि प्रत्येक सॉल्यूशन में मैं अंत में आपको शिक्षण विधियों के बारे में बताऊंगा, बीच बीच में बताता रहूँगा ही। थैंक यू वेरी मच।